हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2013 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले एक बार हम यहाँ पे गेट का जो हमारा ओवरऑल पैटर्न रहता है एग्जाम पेपर का, ठीक है, उसके बारे में हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा गेट लाइफ साइंस का जो हमारा पेपर रहेगा उसके अंदर हमारे मेजर यहाँ पे 3 सेक्शन रहते हैं। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे सेक्शन आता है वो आएगा हमारे यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का, और ये हमारा रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर हमारी इंग्लिश आती है, ठीक है, रीजनिंग वगैरह रहेगी, और मैथ का कुछ हमारे यहाँ पे पोर्शन रहेगा। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, और ये हमारा 15 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, जिसके अंदर 2 मार्क्स के हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क्स के भी हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं 10 + 5, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 15 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन हमें मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलता है केमिस्ट्री का। ठीक है, अब केमिस्ट्री का जो ये हमारा सेक्शन रहेगा इसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 25 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे रहेंगे कि हमारे यहाँ पे 1 मार्क्स के हमारे टोटल 5 क्वेश्चन में मिलेंगे, और 2 मार्क्स के हमें यहाँ पे 10 क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ये हमारे हो गए 5, और ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे 20। तो टोटल हमारे कितने हो गए 25, जो कि हमारा केमिस्ट्री सेक्शन यहाँ पे रहता है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मेजर सेक्शन रहता है वो हमारा यहाँ पे रहेगा सी सेक्शन। ठीक है, या फिर इसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट से हमारा रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जो हमारे लाइफ साइंस के जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड हमारा ये सी सेक्शन रहेगा। अब जो हमारा यहाँ पे सी सेक्शन रहता है उसके अंदर हमारे 5 अलग अलग सब सेक्शन रहेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे सब सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे है बोटनी, एक आता है हमारा यहाँ पे जूलॉजी, एक हमारा यहाँ पे रहेगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम, एक हमारा यहाँ पे रहेगा फूड टेक, और एक हमारा यहाँ पे रहता है माइक्रोबायो। ठीक है, तो ये हमारे 5 यहाँ पे सब सेक्शन रहेंगे, और हर एक जो हमारा सब सेक्शन होता है वो हमारा 30 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा 30 मार्क्स, ये भी हमारा 30 मार्क्स, और ये भी हमारा 30 मार्क्स। ठीक है, अब इन 5 सब सेक्शन में से हमें कोई भी 2 सब सेक्शन यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहेंगे। वो अपनी मर्जी रहती है कि हम कौन से सब सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो हमारा पहले भी यूं नहीं है कि हमारा प्री डिसाइडेड रहेगा कि हम पहले ही पेपर जब हम फॉर्म भर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम पेपर दे रहे होंगे एग्जामिनर सेंटर के अंदर, ठीक है, तो वहां पे में जब हमारे सामने पेपर आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा कि हम कौन से 2 सब्जेक्शन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर हमने यहाँ पे बोटनी और जूलॉजी को अगर यहाँ पे अटेम्प्ट किया तो टोटल हमारे मार्क्स यहाँ पे कितने हो जाते हैं 60 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो हमारा 15 प्लस केमिस्ट्री का 25 और सब्जेक्ट का हमारा 60, तो टोटल हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, और जो हमारे ये 30 मार्क्स रहते हैं इनके अंदर हमारा अगर हम यहाँ पे डिवीजन करके चलते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है कि हमारे 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, और 2 मार्क्स के भी हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो 10 ये और 20 ये, तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं 30। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ओवरऑल पेपर रहता है हमारा वो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट रहता है वो हमारा 60 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा 25 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं केमिस्ट्री के लिए, और 15 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, जिसके अंदर हमारा मैथ वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। तो आज हम यहाँ पे आज के लेक्चर में जब हम बात करते हैं तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ हमारे बोटनी सेक्शन के लिए। जो हमारा यहाँ पे अभी मैंने बताया ना कि अभी हमारा यहाँ पे जैसे कि सी सेक्शन है, सी सेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे 5 अलग अलग हमारे सब सेक्शन है, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे जो बोटनी रहता है आज के लेक्चर में हम बोटनी सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा 2013 के अंदर जो हमारा गेट लाइफ साइंस का यहाँ पे पेपर आया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बास्ट फाइबर आर प्रेजेंट इन। अब यहाँ पे हमें बास्ट फाइबर के लिए पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे बास्ट फाइबर की बात करते हैं तो बास्ट फाइबर क्या होते हैं, बास्ट फाइबर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोएम फाइबर, और यहीं से हमारा ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि जो हमारे बास्ट फाइबर होंगे वे हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर हम बास्ट फाइबर की यहाँ पे बात करते हैं तो बास्ट फाइबर क्या होते हैं, बास्ट फाइबर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोएम फाइबर इज कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लोएम और बास्ट सराउंडिंग द स्टेम ऑफ सर्टेन डाइकोटिलेडोनस प्लांट. It can be obtained either from cultivated herbs such as flax, humps, ramis, wild plants such as linden, wisteria and mulberry. तो यहाँ पे आप इन एग्जांपल्स को भी याद रख सकते हो, क्योंकि हमारे जरूरी नहीं है कि जो हमारा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो वो हमारा सेम टू सेम ऐसा ही आए। ठीक है, उससे रिलेवेंट भी हमारा इधर उधर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, तो इसीलिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि जो हमारे बास्ट फाइबर है वो मेजरली हमारे किन किन प्लांट से हमें मिलते हैं। बास्ट फाइबर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ
than other natural fibers and are usually used in production of high quality textiles. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा यहाँ पे बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेटरी प्रोसेस पायरुवेट मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल कोए एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर इट एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल। द करस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज। अब यहाँ पे मैं सेलुलर रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे पायरुवेट होता है ना, पायरुवेट हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, एसिटाइल कोए के अंदर। और जो ये हमारा एसिटाइल कोए होगा ये हमारा किसके अंदर यूज होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं वो इक्वेशन भी दी हुई है कि किस तरीके से जो पायरुवेट है वो हमारा ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे एसिटाइल कोए के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। अब इन्होंने यहाँ पे इतना ही बता दिया कि जो ये हमारी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। सिर्फ हमें यहाँ पे एंजाइम के लिए पूछा गया है कि ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो हमारी किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। तो अगर हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल और जो हमारे यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्जन की रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे पायरुवेट होगा वो हमारा, जैसे इन्होंने अभी बताया कि वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को के अंदर, और वो हमारा किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ये एसिटाइल को होता है वो हमारा सिट्रिक एसिड के अंदर के यहाँ पे एंटर कर जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, और वहां पे वो क्या करेगा कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट के थ्रू ये यहाँ पे ATP NADH और FADH2 की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं पूछा किसके लिए गया था, सिर्फ हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग द टर्म जीन क्रोमोसोम एंड जीनोम इज द करेक्ट। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है और किसके रिगार्डिंग दी हुई है, जीन, क्रोमोसोम और जीनोम को यहाँ पे यूज करके अलग अलग हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे ए स्टेटमेंट को देखते हैं तो ए स्टेटमेंट क्या है, द राइस जीन कंटेन अबाउट 50,000 जीनोम लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीन होंगे ना वो हमारे किसके अंदर होते हैं, जीनोम्स के अंदर। एक जीनोम होगा, अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे राइस का ही केस लेके चल रहे हैं तो राइस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा ना वो हमारा क्या हो जाता है, जीनोम होगा। तो यानी कि एक प्लांट के अंदर हमारा एक ही जीनोम होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि एक जीन के अंदर हमारे 50,000 जीनोम है, जो कि हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो राइस प्लांट या फिर कोई भी प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जितना भी DNA कंटेंट होगा उस सबको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीनोम। ठीक है, तो जीनोम के अंदर क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जीन्स होंगे। ठीक है, और ये जो हमारे जीन्स होते हैं ना ये हमारे किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके से हम यूं बोल सकते हैं कि एक जीनोम है, जीनोम के अंदर हमारे मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बी ऑप्शन को देखते हैं तो बी में इन्होंने क्या बोला है, द राइस जीनोम कंटेन अबाउट 50,000 जीन्स लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे एक राइस जीनोम के अंदर क्या रहेगा कि हमारे 50,000 जीन्स होंगे और वे किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट क्रोमोसोम। और यही हमने बताया कि एक जीनोम के अंदर हमारे मल्टीपल जीन्स होंगे जो कि हमारे मल्टीपल क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे सी को देखते हैं, द राइस जीनोम कंटेन अबाउट 50,000 जीन्स लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट जीनोम। तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है द राइस जीनोम कंटेन अबाउट 50,000 क्रोमोसोम लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट जीन। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द एफ्लाटॉक्सिन फाउंड इन पोस्ट हार्वेस्टेड ग्रेन्स इज इंजीरियस टू हेल्थ ड्यू टू। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा एफ्लाटॉक्सिन जो हमें मिलता है, ठीक है, वो हमें कहाँ पे मिलता है, पोस्ट हार्वेस्टेड ग्रेन्स के अंदर में मिलेगा और वो हमारा हेल्थ के लिए इंजीरियस रहेगा, हार्मफुल रहता है। और वो क्यों रहता है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, और तो वो हमारा यहाँ पे क्यों रहता है, ये हमारा रहेगा एस्परगिलस की वजह से। अब क्या है, एफ्लाटॉक्सिन आर ए फैमिली ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई दैट आर फाउंड इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सच एज मेज, कॉर्न, पीनट्स, कॉटन सीड एंड ट्री नट्स। ठीक है, द मेन फंजाई दैट प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन आर एस्परगिलस फ्लेवस एंड एस्परगिलस पैरास्टिकस which are abundant in warm and humid region of world. Aflatoxin producing fungi can contaminate crop in field
at harvesting and during storage. Exposure to एक्सप्लाटॉक्सिन is associated with the increased risk of liver cancer. ठीक है, तो ये हमारा हमें कहां से मिलता है? एस्परगिलस फंजाई से। ठीक है, ये हमारी मेजर फंजाई होगी जो कि एफ्लाटॉक्सिन को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इवेंट दैट एक्सक्लूसिवली अकर इन मियोटिक सेल डिवीजन। अब यहाँ पे हमें उस एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए पूछा गया है जो कि हमारा सिर्फ मियोटिक सेल डिवीजन के टाइम पे ही हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सेल डिवीजन होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक माइटोटिक और एक हमारी यहाँ पे होती है मियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हमारे कौन सा ऐसा इवेंट होगा जो कि हमारा सिर्फ मियोटिक साइकिल के अंदर होगा। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है क्रोमेटिड फॉर्मेशन, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो क्रोमेटिड फॉर्मेशन होती है ना वो हमारी मायोटिक और मियोटिक दोनों ही साइकिल के अंदर होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा कोई सेल हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा एक सेल है। अब एक सेल के अंदर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और एक हम यहाँ पे करेंगे मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन को यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारे रहेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि एक हमारा ये क्रोमोसोम हो गया और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है ये क्रोमोसोम। अब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम माइटोटिक डिवीजन की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे होते हैं हमारे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, और जो ये डुप्लीकेशन ही हो रही है ना, यही हमारे क्या हो जाते हैं, एक हमारा ये क्रोमेटिड हो गया और एक हमारा ये क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ अगर यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन को हम लेके चल रहे हैं तो म्यूटिक डिवीजन के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे दो ही क्रोमोसोम होंगे, एक हमारा ये क्रोमोसोम हो जाता है और एक हमारा ये क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले इनकी यहाँ पे होती है हमारी डुप्लीकेशन ही होगी। ठीक है, ये इसकी डुप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रोमेटिड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे इवेंट दोनों केसेस में रहेंगे, माइटोटिक डिवीजन में भी होता है, म्यूटिक डिवीजन के अंदर भी होता है। यहाँ पे हमारा चेंज क्या आता है कि अगर हम माइटोटिक डिवीजन को लेकर चल रहे हैं तो हमारे जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम है ना, वे हमारे क्या हो जाते हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट में यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो ये हमारे क्रोमेटिड है वे हमारे सेपरेट होते हैं। जैसे कि ये हमारा जो क्रोमेटिड होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ से क्रोमेटिड आएगा, एक हमारे यहाँ से क्रोमेटिड और एक हमारे क्रोमेटिड आ जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे सेल डिवीजन होगी तो उसमें क्या होगा, एक हमारा ये सेल बनेगा और एक हमारा ये सेल बनेगा। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक क्रोमेटिड हमारा ऊपर से आया है और एक क्रोमेटिड हमारा नीचे से आ गया, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एक क्रोमेटिड हमारा ऊपर से आ जाता है और एक क्रोमेटिड हमारा नीचे से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो सेल्स की हमारी फॉर्मेशन होती है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन को लेके चलते हैं तो म्यूटिक डिवीजन के अंदर क्या होगा कि हमारे जो ये यहाँ पे क्रोमोसोम होंगे, जैसे कि एक हमारा ये क्रोमोसोम था, एक हमारा ये क्रोमोसोम था। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो ही क्रोमोसोम है तो इसीलिए ये दोनों क्रोमोसोम हमारे क्या कर रहे हैं, एक होमोलोगस पेयर की फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा एक होमोलोगस पेयर हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये हमारे दोनों क्रोमोसोम है ये दोनों हमारे एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होंगे ये भी हमारे सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चार हमारे अलग अलग गैमेट्स या फिर सेल्स की हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और चारों के पास हमारे क्या होते हैं, एक एक हमारा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे डिवीजन रहती है। अब जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया था वो क्या था, हमारा क्रोमेटिड फॉर्मेशन, तो वो तो हमारे दोनों के अंदर ही होगी। उसके बाद है स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन भी हमारे दोनों केसेस के अंदर ही होगी। ठीक है, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन ही तो क्या करेंगे, जो हमारे क्रोमेटिड है इनको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेशन के अंदर हेल्प आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस सिर्फ हमारा म्यूटिक डिवीजन के अंदर ही होगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड जो हमारे होमोलोगस पेयर थे, ठीक है, जब इनकी यहाँ पे सेपरेशन होनी होती है तो उससे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमारा क्रॉसिंग ओवर हमारे यहाँ पे इवेंट रहता है, जिसके अंदर क्या होगा कि इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल, इसके कुछ जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारा क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट होती है इसी को हमने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, साइनेप्स। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पे होगी, सिर्फ हमारे जो म्यूटिक डिवीजन होगी। और म्यूटिक डिवीजन के अंदर भी जो हमारे यहाँ पे जब ये होमोलोगस पेयर में हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है, जब हमारी यहाँ पे फर्स्ट साइकिल हो रहा था तो उस टाइम पे हमारी यहाँ पे क्या होती है, साइनेप्सिस प्रोसेस होगी, जो कि हमें माइटोटिक डिवीजन के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद है क्रोमोसोम मूवमेंट टू पोल, तो ये तो हमारी दोनों जगह हो रही है, यहाँ पे भी हमारे क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं पोल की तरफ। ठीक है, और जो म्यूटिक डिवीजन है उसके अंदर भी हमारे ये क्या कर रहे हैं, पोल के ऊपर हमारे डिवीजन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इन द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस leg hemoglobin present in the nodule help in fixing nitrogen in the presence of the enzyme। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमारी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस रहती है तो उसके अंदर हमारा जो लेग हीमोग्लोबिन है वो हमारा किस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, नाइट्रोजनेज। यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें एंजाइम के लिए पूछा गया, तो डायरेक्ट हमारा एंजाइम कौन सा रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजनेज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द टू एंजाइम कॉमनली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द प्लांट आर। अब जब प्लांट से हमारा यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन होती है, तो उस टाइम पे हमारे कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम यूज होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रोटोप्लास्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट आर सेल दैट हैव हैड देयर सेल वॉल रिमूव्ड यूजुअली बाय डाइजेशन विद द एंजाइम। इसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है ना, वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं जब हम प्रोटोप्लास्ट को यहाँ पे आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम यहाँ पे प्लांट के अंदर सेल वाल की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट की सेल वाल किससे बनी होती है, द प्लांट सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो अगर हम यहाँ पे सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज की यहाँ पे डाइजेशन के लिए हमारा कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, सेलुलेज एंजाइम डाइजेस्ट द सेलुलोज इन द प्लांट सेल वाल। अब जो हमारे यहाँ पे प्लांट के अंदर सेल वाल है, वो हमारी किससे बन रही है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। तो सेलुलोज क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो सेलुलोज को अगर यहाँ पे डाइजेशन के लिए हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, सेलुलेज। ठीक है, वाइल पेक्टिनेज एंजाइम ब्रेक डाउन द पेक्टिन होल्डिंग द सेल टुगेदर। और जो यहाँ पे पेक्टिन होगा, उसके डाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, पेक्टिनेज। तो यानी कि हमारे कौन से होंगे, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ए में सेलुलेज लाइपेज, तो ये हमारा इनकरेक्ट। देन उसके बाद सेलुलेज अमाइलेज, तो ये भी इनकरेक्ट। डी ऑप्शन है पेक्टिनेज एंड लाइपेज, तो ये भी इनकरेक्ट। देन उसके बाद है पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन फ्रॉम दैट इंजीनियर्ड टीआई प्लाज्मिड टू द प्लांट जीनोम, few cis acting DNA element and trans acting protein factor are very much essential. Select the correct combination from the following. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर हम किसी फॉरेन जीन को यहाँ पे प्लांट जीनोम के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, इंजीनियर टीआई प्लाज्मिड के थ्रू। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कुछ डीएनए एलिमेंट रहते हैं, जो कि इनके जब हम इसकी इंजीनियरिंग यहाँ पे करवा रहे हैं, उसका ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी सक्सेसफुल ट्रांसफर के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉरेन जीन है, उसको हम प्लांट जीनोम के अंदर जब टीआई प्लाज्मिड के थ्रू उसको ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, उसको वहां पे इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उनके जो सक्सेसफुल ट्रांसफर है, उसके लिए हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट रहते हैं टीआई प्लाज्मिड के, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि हमारे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो कि हमारे सक्सेसफुल ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा इंसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि ये हमारा जैसे टीआई प्लाज्मिड हो गया, और इसके अंदर हमारा जो ये वाला सेक्शन है ना, ये जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर के बीच में दिखाया गया, वो हमारा कौन सा है, टी डीएनए रीजन। और जो हमारे यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम, कोई भी हमारा अगर फॉरेन जीन है, अगर हम यहाँ पे उसको इंसर्ट करवाते हैं, तो वो हम किसके अंदर करवाते हैं, टी डीएनए रीजन के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे टी डीएनए रीजन है, इसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, लेफ्ट बॉर्डर, और एक हमारा यहाँ पे रहेगा राइट बॉर्डर। ठीक है, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे इसेंशियल रहते हैं। उसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहता है, वो हमारा होता है विर रीजन। टीआई प्लाज्मिड का जो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जो रीजन रहता है ट्रांसफर के लिए, सक्सेसफुल ट्रांसफर के लिए, वो हमारा कौन सा होता है, विर रीजन। और ये जो हमारा विर रीजन होता है ना, इसके अंदर हमारे डिफरेंट वायरुलेंस जीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, डिफरेंट वायरुलेंस जीन्स होंगे। और ये जो हमारे वायरुलेंस जीन्स है ना, यही हमारे क्या करवाएंगे, जो भी हमारा यहाँ पे फॉरेन जीन होगा, उसको प्लांट जीनोम के अंदर हमारे जो ट्रांसफर करवाना होगा, जो टी डीएन प्लाज्मिड है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करवाना होता है, तो उसका काम हमारा कौन करवाता है, वायरुलेंस जीन्स, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जीन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे सक्सेसफुल ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो कि हमारे सक्सेसफुल ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक हमारे यहाँ पे होता है लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, और एक हमारे यहाँ पे जो वायरुलेंस जीन्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ओपाइन कैटाबोलिज्म, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद हार्मोन बायोसिंथेसिस जीन, जो कि हमारे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन और साइटोकाइनेज सिंथेसिस भी हमारे यहाँ पे कुछ हार्मोन बायोसिंथेसिस जीन रहते हैं, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनका तो हम यहाँ पे रिमूवल कर देते हैं, और इनका रिमूवल की जगह पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉरेन जीन होगा या फिर फॉरेन डीएनए होगा, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इनकी जगह पे, इनको तो हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओपाइन सिंथेसिस को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, उसकी भी हमारे यहाँ पे ज्यादा नीड नहीं रहती है। अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन को देखते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस एंड वायरुलेंस सी, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, इन नेचुरली ऑकरिंग साइटोप्लाज्मिक मेल फर्टिलिटी द मॉलिक्यूलर डिटरमिनेंट इज लोकेटेड इन। जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी रहती है, उसके लिए जो हमारा मॉलिक्यूलर डिटरमिनेंट रहेगा, यानी कि वो हमारा मॉलिक्यूल जो कि हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है,
ठीक है, यानी कि वो हमारा डिटर्मिनेंट रहेगा जिसके ऊपर हमारा डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यहाँ पे होगी या फिर नहीं होगी। वो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक कंडीशन अंडर विच a plant is unable to produce functional pollens is widespread among the higher plants. CMS system represent a valuable tool in production of hybrid seed in the self-pollinating crop species, including maize, rice, cotton, and a number of vegetable crops. The genetic determinant for cytoplasmic male sterility reside in the mitochondrial genome. ये में कहाँ पे मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्लोरल फॉर्मूला विद द फैमिली एंड करस्पॉन्डिंग प्लांट स्पीसीज। अभी यहाँ पे हमें एक कॉलम के अंदर जनरल फ्लोरल फॉर्मूला दिए हुए है, एक कॉलम के अंदर हमें फैमिली प्रोवाइडेड है और एक के अंदर हमें यहाँ पे प्लांट प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे हमें उनको करेक्टली मैच करना है। अब अगर हमारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हमें सभी फैमिलीज के जो फ्लोरल फॉर्मूला है वे हमें यहाँ पे याद करने हो या फिर वे हमें सभी हमें यहाँ पे याद होने चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा गेट का एग्जाम रहता है ना, उसके अंदर हमारे जो मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इजिली और हाई स्कोरिंग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और वैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इनिशियल के 10 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे 1 मार्क्स के आएंगे, और देन उसके बाद जो हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे वो हमारे 2 मार्क्स के आएंगे। तो यानी कि ये हमारा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके अंदर अगर हमें यहाँ पे एक दो का भी अगर हमें यहाँ पे करेक्टली मैचिंग पता हो ना, तो भी हमारा ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे डिफरेंट हमें फैमिली दी हुई है, उसमें से जो हमारी ग्रामिनी जो हमारी या फिर पोएसी जो फैमिली है उसको हम बार बार स्टडी करते ही है। ठीक है, और इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो लगभग हमें यहाँ पे याद भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्रामिनी फैमिली की बात करते हैं, तो ग्रामिनी फैमिली का जो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा बाइसेक्सुअल भी होता है, और इसके अंदर हमारे पेरियंथ प्रेजेंट होंगे, और पेरियंथ भी हमारे कैसे होंगे, 2 to 3 in 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंड्रोसियम की बात करते हैं, तो एंड्रोसियम में हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होती है, 3+3 की भी हो सकती है, मेजरली हमें 3+3 की मिलेगी, कुछ के अंदर हमें सिर्फ 3 भी मिल सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो यहाँ पे गाइनोसियम की अरेंजमेंट होती है वो भी हमारी इसी टाइप की यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी वाला होगा ना, वो हमारा किसके साथ मैच होगा, यहाँ पे 3 के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ऑप्शन के अंदर जो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, तो फर्स्ट के अंदर हमें पी के साथ कौन सा दिया हुआ है, 1। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी के साथ 2, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद पी के साथ 3, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, और ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सी और डी हमारे यहाँ पे बचते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले को देखें, अगर हम प्लांट वाले कॉलम को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 5 को देखते हैं, तो 5 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलियम सिप्पा, और हमें पता है एलियम सिप्पा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। बचता हमारा यहाँ पे डी, डी के अंदर हमारा क्या है, 6, और 6 हमारे यहाँ पे क्या है, ओराइजस टाइवा, और ये हमारा क्या होता है, ग्रामिनी फैमिली से ही होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी किसी चीज को हम यहाँ पे देखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, डी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ए प्लांट ऑफ जीनोटाइप homozygous dominant is crossed with the another plant of genotype homozygous recessive। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 प्लांट लिए हैं, P1 एंड P2। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा P1 प्लांट है वो हमारा कैसा है, homozygous dominant G और H के लिए, और यहाँ पे हमारा कैसा है, homozygous recessive, और इनके बीच में हमने यहाँ पे क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाई है। तो अगर हम यहाँ पे P1 प्लांट को देखते हैं, तो इसके अंदर हमारा अगर यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारे किस तरीके से होंगे, एक हमारा यहाँ पे G और ये H, और यहाँ पे G और ये यहाँ पे हमारे कैसे मिलेंगे हमें, ये हमारा GH और ये हमारा हो गया G। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गैमेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक ही टाइप का गैमेट होगा हमारा, एक यही हमारा जो कैपिटल G और H यही हमारा गैमेट होगा इसी टाइप का, और यहाँ पे भी हमारा रिसेसिव वाले हमारे गैमेट हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे F1 को देखते हैं, तो F1 हमारा कैसा आएगा, यहाँ पे एक हमारा हो गया यहाँ पे GH, और दूसरा हमारे यहाँ पे हो जाता है ये वाला G। तो अगर हम यहाँ पे इसका गैमेट की अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल H एंड स्मॉल h। ये हमारा क्या हो जाता है, F1 प्लांट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे F1 प्लांट को अगर हम बना के चलते हैं, तो F1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा कैपिटल G, कैपिटल H, यहाँ पे हमारा हो जाता है स्मॉल g एंड स्मॉल h। ठीक है, ये हमारा हो गया F1, और इसके हमने यहाँ पे क्या करवाया है अब आगे, if F1 is test cross, what percentage of the test cross progeny will have the progeny recessive G, recessive G, recessive H, recessive H when the 2 genes are P के अंदर में यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, अनलिंक्ड, यानी कि जो हमारे दोनों जीन्स है वे हमारे कैसे हो, अनलिंक्ड।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमने यहाँ पे इसको क्रॉसिंग करवाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है कि अगर हमारे जो ये दोनों के दोनों जीन है ना वे हमारे अनलिंक्ड हो, तो हमारे यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी आ रही है उसके अंदर हमारे होमोजाइगस रिसेसिव वाले इस प्रोजनी के आने की हमारी क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहती है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि यहाँ पे हमारे जो जीन्स है ना वे हमारे कैसे हैं, अनलिंक्ड है। ठीक है, यानी कि उनके बीच में यहाँ पे कोई भी हमारी लिंकेज नहीं है। और अगर हमारे वे अनलिंक्ड रहते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे टोटल 4 टाइप के हमारे गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ से तो हमारा एक ही टाइप का गैमेट हमारा बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा यही बन रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे F1 को देखते हैं तो F1 के अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 4 टाइप के हमारे गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं। फर्स्ट कौन सा गैमेट होगा, फर्स्ट होगा हमारा जिसके अंदर हमारा कैपिटल जी और कैपिटल एच होगा। सेकंड हमारा यहाँ पे कौन सा हो सकता है, जिसके अंदर हमारा स्मॉल जी एंड स्मॉल एच होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, जिसके अंदर हमारी इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अब क्योंकि जो हमारे जीन्स है वे कैसे है, अनलिंक्ड है। अनलिंक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इनके बीच में हमारी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। ठीक है, और जब इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे एच होगा वो हमारा ऊपर चला जाएगा और ये जो हमारा डोमिनेंट वाला जो एच होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड टाइप का गैमेट बन सकता है वो उसमें क्या होगा कि हमारा कैपिटल जी और ये हमारा स्मॉल एच। और फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल एच। तो ये हमारे टोटल 4 टाइप के यहाँ पे हमारे गैमेट बन सकते हैं। और यहाँ पे हमें बताना किसके लिए है, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। ठीक है, यानी कि हमारा जी जी और ये हमारा एच। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा P1 प्लांट का जो हमारा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जो हमने यहाँ पे करवाया है तो ये हमारा टेस्ट प्रोजनी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये हमारे यहाँ पे गैमेट का जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है वो हमारा क्या है, स्मॉल जी एंड स्मॉल एच। और यहाँ पे हमें बताना किसके लिए है, जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों कैसे हो, स्मॉल जी स्मॉल एच। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हमारा कब ये पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा सेकंड वाला जो गैमेट हो ना वो हमारा इसके साथ यहाँ पे क्रॉस करवाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है, स्मॉल जी स्मॉल एच, और यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, स्मॉल जी एंड स्मॉल एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्योंकि जो हमारे जीन्स है वे हमारे अनलिंक्ड है, तो यानी कि हमारे जो चारों के चारों गैमेट है ना, चारों के यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारी कितनी होगी, 25%। 25% हमारे इसकी पॉसिबिलिटी है, 25% हमारे इसकी, 25 इसकी और 25 इसकी। तो यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे गैमेट है सेकंड वाला वो इसके साथ यहाँ पे क्रॉस करे या फिर फर्टिलाइज करे, उसकी हमारी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 25%। तो यानी कि इस जीनोटाइप के आने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी हो जाती है, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पी की वैल्यू में क्या दी हुई है, 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25। तो इसीलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कंडीशन क्या दी हुई है, कंप्लीटली लिंक। यानी कि यहाँ पे हमारा कंप्लीटली जो हमारे जीन्स है ना वे हमारे कंप्लीटली लिंक है और उनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। और अगर कोई भी क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में, तो यानी कि जो हमारा थर्ड और फोर्थ है वे तो हमारे यहाँ पे नहीं बन सकते, क्योंकि जो हमारे थर्ड और फोर्थ थे ना गैमेट वे तो हमारे कब बन रहे थे, जब इनके बीच में हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो यानी कि जो हमारा थर्ड और फोर्थ है वो हमारे यहाँ पे नहीं बनेंगे, बचे हमारे कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड। और इनकी हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 50% इसकी और 50% इसकी, क्योंकि ये तो यहाँ पे मैं रही नहीं ना, तो यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है, 50% ये होगा, 50% ये। और इसके यहाँ पे हमारी फर्टिलाइज करने की, इस गैमेट के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज करने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी हो जाती है, 50%। ठीक है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के आने की हमारी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है, 50%। तो अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन को देखते हैं तो क्या हुआ हमारा 25, तो ये हमारा यहाँ पे एलिमिनेट। बी के अंदर हमारा 50%, तो ये हमारा करेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पे 50%, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, जो हमारा आर वाली यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। आर में क्या दिया हुआ है, जो हमारे ये जीन्स है ना इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मैप यूनिट। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे इन दोनों का बीच का जो हमारा डिस्टेंस हो जाता है वो हमारा कितना हो जाता है, 10 मैप यूनिट। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे जो जी और एच है इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 मैप यूनिट। ठीक है, अब जो हमारा ये मैप यूनिट जो हमारा मैप डिस्टेंस आता है ना वो हमारा कैसे आता है, अगर हम यहाँ पे मैप डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारा आता है रिकम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम यहाँ पे इनको ध्यान से देखें तो ये जो हमारे दोनों के दोनों गैमेट है ये हमारे कैसे हैं, यहाँ पे पेरेंटल है, और ये दोनों हमारे कैसे हैं, रिकम्बिनेंट है। जो हमारे 3 और 4 है ना वो हमारे कैसे हैं, यहाँ पे रिकम्बिनेंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कैसे बने हैं, रिकम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर से बने थे। तो ये दोनों हमारे कौन से हो गए, रिकम्बिनेंट, ये दोनों हमारे यहाँ पे हो जाते हैं पेरेंटल। ठीक है, और अगर ये जो हमारे जो गैमेट है फर्स्ट और सेकंड अगर इस गैमेट के साथ यहाँ पे फ्यूज होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे प्रोजनी आएगी वो हमारी कैसी आएगी, पेरेंटल टाइप की। और अगर ये दोनों हमारे यहाँ पे फ्यूज करते हैं तो वो हमारी कैसी आएगी, रिकम्बिनेंट टाइप की। ठीक है, तो
हमें यहाँ पे बताना किसके लिए है, जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों हमारे कैसे हो, रिसेसिव टाइप के, और वो हमारा सेकंड वाले से पॉसिबल है, और सेकंड हमारा किस में आता है, पेरेंटल टाइप में। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वो हमारी किसके लिए होगी, पेरेंटल टाइप की। और पेरेंटल टाइप में भी हमारा जो एक है, यहाँ पे हमारे पेरेंटल टाइप के कितने हैं, दो है ना हमारे टोटल पॉसिबल, फर्स्ट और सेकंड है, और सिर्फ हमें यहाँ पे सेकंड वाले की बतानी है, तो पेरेंटल की भी हमारी कितनी हो जाएगी, जितनी भी हमारी पेरेंटल की प्रोबेबिलिटी होगी उसकी हमारा हाफ। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ वो हमारा कितना है, 10 मैप यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो मैप डिस्टेंस हो गया वो तो हमारा कितना हो गया, 10। ठीक है, और वो हमारा किसके इक्वल होगा, रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट हमें यहाँ पे पता नहीं है, टोटल टोटल हमारे यहाँ पे क्योंकि परसेंट में हमें बताना है ना, तो परसेंटेज में हमारा टोटल मैक्सिमम कितना होता है, 100 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फॉर्मूले से हो गया। तो ये हमारा इससे कैंसिल, तो हमारे रिकम्बिनेंट यहाँ पे कितने आते हैं, 10 के इक्वल। ठीक है, अब ये तो हमारे क्या है, रिकम्बिनेंट, हमें बताना किसके लिए, इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए, और ये जीनोटाइप हमारा कैसा था, पेरेंटल, और पेरेंटल के हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारे टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हमारे कितने होंगे, अब टोटल ये रिकम्बिनेंट में कितने दिए हुए हैं, 10 हो गए, ये तो हमारे टोटल हमारे कितने हैं, 100 है, तो यानी कि पेरेंटल हमारे कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 10, तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 90। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे टोटल पी की वैल्यू आई है, और अगर हम यहाँ पे जिसके लिए हमें बताना है वो हमारा कितना है, पी का हाफ, तो यानी कि 90 का हाफ कितना हो जाता है हमारा, 45। तो यानी कि आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, 45। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सी आर के लिए देखते हैं बी ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 45, यहाँ पे हमें 10 दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर भी एक बार हम यहाँ पे जो हमारी एस कंडीशन दी हुई है उसके लिए एक बार इसको और क्रॉस चेक हम यहाँ पे कर लेते हैं, सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे निकाला ना उसी तरीके से हम फिर से करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैप डिस्टेंस है वो हमें कितना दे दिया, 24, यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया, 24, रिकम्बिनेंट टोटल 100, ये हमारा फॉर्मूले से 100, ये हमारा कैंसिल आउट, तो हमारे रिकम्बिनेंट कितने हो जाते हैं, 24, तो पेरेंटल हमारे कितने होंगे, 100 माइनस 24 यानी कि 76। ठीक है, तो यानी कि हमारे पेरेंटल कितने हो गए, 76, लेकिन हमें बताना तो एक ही पेरेंटल का है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 76 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 38, और यही हम यहाँ पे देख सकते हैं, एस के लिए हमें 38 दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पी स्टेटमेंट है यहाँ पे, नॉन डिस्टिंक्शन इन द पेरेंटल मियोसिस इज नॉट एसेंशियल टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन की बात करते हैं, तो नॉन डिस्टिंक्शन अगर हम यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करना है तो उसके लिए नॉन डिस्टिंक्शन का होना हमारा यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, और यही इन्होंने यहाँ पे बोला है, नॉट एसेंशियल, क्योंकि जो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना वो तो हमारे नॉर्मल कंडीशन से भी हमारे बन जाएंगे बिना नॉन डिस्टिंक्शन के भी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो पी होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है, नॉन डिस्टिंक्शन इन द पेरेंटल मियोसिस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस एन्यूप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन होती है तो उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या होती है, एन्यूप्लॉयडी कंडीशन हमारे यहाँ पे हमें मिल पाएगी। अगर हमारी नॉन डिस्टिंक्शन नहीं होगी तो उस टाइम पे हमें एन्यूप्लॉयडी कंडीशन नहीं मिल पाती। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी हमारे यहाँ पे बनते हैं, तो इसीलिए हमारी जो कर्व स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है, नॉन डिस्टिंक्शन इन द पेरेंटल मियोसिस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस हेक्साप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगी, क्योंकि बिना नॉन डिस्टिंक्शन के भी हम हेक्साप्लॉयड कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कोई जरूरी नहीं है कि हमारे नॉन डिस्टिंक्शन होगी तभी हमारी हेक्साप्लॉयड कंडीशन होती है, ऐसा हमारा कोई जरूरी नहीं रहेगा, उसके बिना भी हम यहाँ पे हेक्साप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है, नॉन डिस्टिंक्शन इन द पेरेंटल मियोसिस इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड भी हम इजीली यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। जो हमारी नॉन डिस्टिंक्शन होती है ना उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एन्यूप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, या फिर उससे फर्दर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो वो ऑक्टाप्लॉइड हो गया, तो वो हम यहाँ पे बिना नॉन डिस्टिंक्शन के भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो पी और क्यू है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग बाय टेकिंग वन आइटम फ्रॉम ईच कॉलम। यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉलम दिए हुए हैं और एक कॉलम से हमें यहाँ पे एक आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे एक करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं मॉर्फिन के लिए, तो मॉर्फिन हमें पता है कि मॉर्फिन हमें किस प्लांट से मिलेगी, पेपेमम सोपिनम से। ठीक है, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी यानी कि पेपेवर सोमनिफेरम एंड हैज एन एनाल्जेसिक इफेक्ट। और जो हमारे यहाँ पे मॉर्फिन होता है उसका जो इफेक्ट रहता है वो हमारा कौन सा होता है, एनाल्जेसिक। तो अगर हम यहाँ पे मॉर्फिन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो मॉर्फिन हमारा क्या आएगा, पेपेवर सोमनिफेरम यानी कि पी के लिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, और ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है एनाल्जेसिक।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एनाल्जेसिक को देखते हैं तो एनाल्जेसिक हमारा यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा पी के साथ क्या आएगा 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पी के लिए देखते हैं तो वो सिर्फ हमें यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसी के अंदर हमारे यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। और सेम चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी कि जो हमारे यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर अगर हमें यहाँ पे एक दो का भी पता हो तो वहां से हम इजिली इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ हमें अगर मॉर्फिन का भी पता होता है ना कि मॉर्फिन हमें किस प्लांट से मिलता है, ठीक है, तो भी हमारा यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि पी के लिए 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे पेपर सोमनिफेरस के साथ इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे निकोटिन को देखते हैं तो निकोटिन हमारा कहां से मिलता है, निकोटिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोबैको प्लांट, निकोटियाना टोबैकम। तो ये हमारा कहां से मिलेगा, निकोटियाना टोबैकम। तो यानी कि क्या वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 4। ठीक है, एंड कैन कोज ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, नोजिया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, आर्टरी फिब्रिलेशन एंड डिस्पेनिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करवाएगा और यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 2। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो 2 4। ठीक है, तो बाकी को भी आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, जैसे कि आउट्रोपिन होगा वो हमारा बेलाडोना से हमें वैसे मिलता है, लेकिन उसके अलावा इसके जो दूसरे सोर्सेज भी होते हैं जैसे कि हयोस्मैसा नाइगर, ठीक है, या फिर दतूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो दिया हुआ है ना वो हमें कौन सा दिया हुआ है, हयोसेमस नाइगर। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो आर आएगा उसके लिए हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम विन ब्लास्टिंग की बात करते हैं तो विन ब्लास्टिन हमें कहां से मिलता है, विन ब्लास्टिन एंड विन क्रिस्टिन आर विंसा एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैथरेंथस रोजियस। तो ये कहां पे मिलेगा, कैथरेंथस रोजियस से। ठीक है, तो यानी कि एस का हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 6। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसीलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट को। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पी यहाँ पे दिया हुआ है, all plant fix CO2 by the action of the ribulose bisphosphate carboxylase. The reaction occur in the bundle sheath of the C4 plant. अब यहाँ पे मैं C4 प्लांट के लिए बोला गया है कि जो हमारी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है वो हमारी किसके अंदर होती है, बंडल शीथ के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे C4 प्लांट को देखते हैं तो जो हमारी यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं किसके लिए बोला है, कार्बन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, तो वो हमारा कहाँ पे होता है, ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है C4। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन को देखते हैं तो जो हमारी यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होगी वो हमारे किसके अंदर होती है, बंडल शीथ के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम ए स्टेटमेंट को देखते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे करेक्ट, लेकिन हमें बतानी कौन सी है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हमें कौन सी बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। तो जो हमारे यहाँ पे सी स्टेटमेंट है वो तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट को, ऑल प्लांट फिक्स CO2 बाय एक्शन ऑफ राइबोलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो फिर से मैं यहाँ पे वही चीज दे दी, द रिएक्शन अकर इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट। अब क्योंकि हमारी पी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है तो ये हमारे क्या स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसके कॉन्ट्राडिक्टरी दी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद है फोस्फोइनोल पायरुवेट प्लस CO2, ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे, ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फेट catalyzed by the enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase occur in the mesophyll cells of the C4 plant। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन के लिए बोला हुआ है कि जो हमारी PEP प्लस CO2 जो हमारी रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सैलो एसीटेट की यहाँ पे फॉर्मेशन करती है वो हमारी किसके अंदर होती है, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं तो वो हमारी किसके अंदर होगी, ये हमारी होती है यहाँ पे मेसोफिल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा PEP होता है वो हमारा क्या करता है, ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करता है, किसकी प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी रिएक्शन कैसे होगी, मेसोफिल के अंदर होगी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये भी हमारे यहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद एस स्टेटमेंट है यहाँ पे, फोस्फोइनोल पायरुवेट प्लस CO2 इज इक्वल टू ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फेट catalyzed by the enzyme phosphoenol pyruvate dehydrogenase occur in the mesophyll cells of the C4 plant। अब यहाँ पे भी इन्होंने मेसोफिल के लिए बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है ना वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया स्टेटमेंट के अंदर। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, फोस्फोइनोल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं तो वो हमारे किस में होती है, कार्बोक्सिलेज, ना कि डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी एस स्टेटमेंट है वो भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बताने कौन सी थी, इनकरेक्ट, तो यानी कि जो हमारी क्या और एस स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट सेट कंप्राइजिंग ओनली द सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। यहाँ पे हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के लिए जो हमारे यहाँ पे सिंथेटिक एनालॉग रहते हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, 2,4-D, ठीक है, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड,
अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, 2,4-D इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, यानी कि I3PA IPA भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरा IAA दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद T4D ये हमारा हो सकता है, IAA फिर से हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट, ये हमारा T4D यहाँ पे हो सकता है। हमारे पास कौन कौन से बचते हैं, B एंड D। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, 6 बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। ठीक है, और एक हमारा कौन सा आता है, 6 फिरफिरोलियोमिनो प्यूरिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पे अगर हम जियाटिन की बात करते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे यहाँ पे काइनेटिन दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या दी हुई है, इन मोनोकोटिलिडनस स्टेम with closed vascular bundle secondary growth take place without any cambium। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे मोनोकोट स्टेम होते हैं उसके अंदर जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना वो विदाउट एनी कैम्बियम होगी। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, क्योंकि जो मोनोकोट स्टेम होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे, क्योंकि कैम्बियम तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। कुछ हमारे एक्सेप्शनल केस रहते हैं, लेकिन मेजरली वहाँ पे हमारी सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं रहती। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पी जो होता है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है इन डाइकोटिलिडनस स्टेम हाइपोडर्मिस इज कोलन काइमेटस। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो डाइकोट स्टेम होती है उसके अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है ना वो हमारी किस सेल्स की बनी होती है, कोलन काइमस सेल्स की। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, पी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद क्या वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा एक तो हमारा हो गया पी। ठीक है, उसके बाद है आर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज रिजर्व टेक प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट जर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मोबिलाइजेशन होती है स्टोरेज रिजर्व की वो हमारी पोस्ट जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो के टाइम पे हमारी यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ओसबोर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सीड स्टोरेज प्रोटीन इज बेस्ड अपॉन द सोल्युबिलिटी ऑफ द एन हेक्सेन। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओसबोर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सीड प्रोटीन was first initiated by the Osborn who classified them into 4 groups। अब इन्होंने क्या किया था, जो ओसबोर्न थे उन्होंने यहाँ पे सीड्स की सिस्टमेटिक स्टडी की थी और उसको उन्हें अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया था। और वो उन्होंने किस बेस पे किया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलमिन एंड ग्लूटिन्स। तो यहाँ पे हमारा एन हेक्सेन हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये जो हमारा यहाँ पे होगा वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो पी और एस है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2 करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑटोगैमी एंड एलोगैमी फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं ऑटोगैमी और एलोगैमी के लिए जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से मैं करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है ऑटोगैमी और एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है एलोगैमी। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कौन सा हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच करेगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, प्लांट स्पीसीज यूजुअली डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंट। और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होगी, ऑटोगैमी के लिए होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एलोगैमी के लिए बात करते हैं तो एलोगैमी हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पोलन्स होंगे, ठीक है, वे हमारे ट्रांसफर होते हैं वन प्लांट टू अदर प्लांट। ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर वे हमारे ट्रांसफर होते हैं। और जो ये ट्रांसफर होता है उसके लिए वो क्या होता है कि जो दूसरे हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स होंगे उनके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। अगर मैं ऑटोगैमी के लिए बात करता हूँ या फिर जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसके लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वहां पे हमारी एक्सटर्नल एजेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो तो हमारा इसके लिए आएगा ऑटोगैमी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट स्पीसीज यूजुअली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हमारा इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये हमारा किसके अंदर होता है, एलोगैमी के लिए। ठीक है, उसके बाद है प्लांट स्पीसीज नॉर्मली प्रोड्यूस प्रोजेनी दैट आर हेल्दियर एंड बेटर अडेप्टेड टू नेचर। तो ये हमारा किसके अंदर होता है, एलोगैमी के अंदर। क्योंकि जब हमारी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स बनते हैं वो हमारे हेल्दियर और बेटर रहते हैं नेचर के साथ अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड होगा वो हमारा किसके लिए आएगा, एलोगैमी के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट स्पीसीज नॉर्मली प्रोड्यूस वीकर प्रोजेनी इन सेवरल जनरेशन। और ये हमारे किसके अंदर होता है, ऑटोगैमी के अंदर होता है। ऑटोगैमी के अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारे जब मल्टीपल जनरेशन चलती रहती है तो वहां पे हमारे जो प्रोड्यूस होते हैं वे हमारे वीकर होंगे एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाले प्रोजेनी को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए आएगा, ऑटोगैमी के लिए।
ठीक है। तो यानी कि हमारे ऑटोगेमी यानी कि पी के लिए हमारे यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं 1 एंड 4, तो ये हमारा किसके लिए हो जाता है सी के लिए। और एलोगेमी यानी कि क्यू के लिए हमारा कौन सा आएगा 2 एंड 3, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग बाय टेकिंग वन आइटम फ्रॉम ईच कॉलम। यहाँ पे मैं 2 कॉलम दिए हुए हैं 1 एंड 2, और उसमें से मैं यहाँ पे करेक्ट मैचिंग के लिए मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं को एंजाइम के लिए, तो को एंजाइम अगर मैं यहाँ पे हमें जो डिफरेंट दिए हुए हैं, तो पहला में यहाँ पे क्या दिया हुआ है होलो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो हमारा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा होलो एंजाइम होता है ना वही हमारा क्या होता है एक्चुअली एपो एंजाइम प्लस प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये तो हमारा कुछ भी नहीं होगा चाहे हमारे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हो। नेक्स्ट उसके बाद है नॉन प्रोटीन पार्ट इन एन एक्टिव एंजाइम, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना वो हम किसके लिए यूज करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है ना, तो आर हमारा किसके लिए आएगा नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए। जो भी हमारा एक्टिव एंजाइम होता है उसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा एंजाइम पार्ट होगा, एक हमारा प्रोटीन पार्ट होता है और एक हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा आर आएगा ना वो तो हमारा किसके लिए आएगा 2 के लिए आएगा। ठीक है, बात हम किसके लिए कर रहे थे पहले कोएंजाइम के लिए, तो कोएंजाइम के लिए अगर हम आगे देखते हैं थर्ड के लिए, थर्ड हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ ओनली द प्रोटीन पार्ट इन एन एक्टिव एंजाइम। तो सिमिलर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारा जो होलो एंजाइम होता है ना, होलो एंजाइम के अंदर हमारे क्या होते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, एक हमारा होता है यहाँ पे प्रोटीन पार्ट और एक हमारा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, और जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप का तो हो ही गया। ठीक है, तो जो हमारा ये थर्ड वाला जो आएगा ना ये हमारा किसके लिए आएगा एपो एंजाइम के लिए, तो यानी कि एस हमारा किसके लिए आएगा 3 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ को यहाँ पे देखते हैं, तो फोर्थ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है को फैक्टर इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे को एंजाइम होते हैं ना वो हमारे एक तरीके से को फैक्टर का काम करते हैं किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 4 वाला आएगा वो हमारा किसके लिए आता है पी के लिए। ठीक है, उसके बाद है एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये हमारा किसके लिए आना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे जो एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट वो हमारा क्या मिलके क्या बनाते हैं आपस में होलो एंजाइम, और वो हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या आएगा वो हमारा किसके लिए आता है 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे मिल जाते हैं हमें, तो यानी कि जो हमारा पी आएगा वो 4। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं तो चारों के अंदर में यहाँ पे पी 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्यू के लिए देखते हैं तो क्यू हमारा यहाँ पे क्या है 5, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें ए ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आर के लिए हमारा यहाँ पे 2 आएगा और एस के लिए हमारा यहाँ पे 3 आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय मैनी एंजाइम्स फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होलो एंजाइम के लिए, तो होलो एंजाइम क्या होता है आर एक्टिव एंजाइम विद द बाउंड कोफैक्टर विद होलो। ठीक है, वेयर एज एपो एंजाइम आर इनएक्टिव एंड नॉट फंक्शनल विदाउट द बॉन्ड कोफैक्टर। ठीक है, जब हमारा ये जो एपो एंजाइम होता है वो हमारा क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, एक तरीके से वो हमारा कैसा होता है इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और जब इसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है तब वो क्या हो जाता है हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप आर नॉन पेप्टाइड सब्सटेंस दैट बाइंड टाइटली टुगेदर। वो किसके साथ होगा, जो हमारा प्रोटीन पार्ट होगा उसके साथ हमारा टाइटली बाउंड रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर 2013 के अंदर जो हमारा गेट एक्सेल का एग्जाम है उसके अंदर जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर हमारा यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।